हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे, वही कंटिन्यू करते हैं डी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? तो सीधी सी बात है, कोई मेटल अगर सॉलिड फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है तो अगर आप उसको गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसमें जो आप एनर्जी देते हो उसी को क्या बोलते हैं, या फिर एनर्जी चेंज जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब मेटल सॉलिड से मेटल गैस में कन्वर्ट हुआ, तब जो एनर्जी में चेंज आया है ना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जब एनर्जी चेंज हुआ उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मेटल टू इट्स गैसियस एटम। सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट लिखना चाहिए था मुझे, सॉलिड, उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस स्टेट एटम पे, उसमें जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, लेट्स से एक ऑर्डर लिखना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये जो होता है नॉर्मली, इसका जो ऑर्डर है 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 5D वालों की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D और 4D से ज़्यादा होती है। मतलब क्या, आप ऊपर से नीचे जाओगे तो नीचे वाले एलिमेंट्स को, मतलब टॉप टू डाउन, 3D, 4D, 5D, 5D वाले एलिमेंट्स को ब्रेक करना, मेटल्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक मास तो बढ़ता ही है, और क्या बढ़ता है, बढ़ता है बेटा मेटल मेटल के बीच की बॉन्डिंग। ठीक है, देखो 3D, 4D, 5D, 5D वालों की साइज अच्छी खासी, मास अच्छा खासा, तो इनको ब्रेक करने में भी ज़्यादा मेहनत लगेगी। प्लस हैवियर मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी मेटल और मेटल के बीच की बॉन्डिंग करते हैं, स्ट्रॉन्गर मेटल मेटल बॉन्डिंग करते हैं बोल के इनको ब्रेक करने में भी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए ये ऑर्डर आता है 5D, 4D एंड 3D। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो कॉइनेज मेटल्स क्या है, कॉइनेज मेटल्स मतलब जिनको पुराने जमाने में कॉइन्स के रूप में बनाया था, उसमें बस ये होता है, ये कॉइनेज मेटल्स में ये होता है 3D, ये होता है 4D और ये होता है 5D। सिर्फ इसमें चाहिए होता है 3D, 4D, 5D। कॉइनेज मेटल्स को छोड़ के सारे में इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो सकते हो। 5D वालों को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है, देन 4D वालों को, देन 3D वालों को। ऐसा करके कुछ ऑर्डर होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको पूछा जाएगा कि 5D वालों की ज़्यादा क्यों होती है, तो आप बोल सकते हैं एटॉमिक मासेस ज़्यादा होता है, और दूसरा बात ये बोल सकते हो कि हैवियर एलिमेंट्स एक स्ट्रॉन्गर मेटल और मेटल की बॉन्डिंग करते हैं। मेटल मेटल की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको ब्रेक करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये नोट करना ताकि मैं और आगे लिखता हूँ, ताकि हम लोग बेटर से पढ़ पाए। चलिए बेटा, यहाँ पे देखते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। कुछ नहीं बात करते हैं, ये है आपका डाटा साइज का। ओके, तो अभी देखना, सबसे पहले ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको ये डाटा याद नहीं रखना है। मैंने एनसीईआरटी से एग्जैक्ट ये डाटा उठा के लिख दिया हुआ है, लेकिन आपको इस डाटे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस ट्रेंड पता होना चाहिए। तो ट्रेंड कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइज। साइज का फर्क क्या आता है, तो ढंग से देखते हैं। देखो, ये जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, इस डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसा कुछ होता है, 3D1 4s2। मतलब S पहले से ही भरा होता है, देन क्या होता है, D1 होता है, राइट। ये भी क्या होगा, 3D2, सॉरी 3D2 4s2, 3D3 4s2। क्रोमियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है इसका, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D5 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है 3D10 4s1, और ये होता है 3D10 4s2। प्लीज़ अगर ये पुराना पीछे का वीडियो देख लेना, अगर आप यहीं से देख रहे हो तो प्लीज़ एक लेक्चर पीछे देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपरली कराया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने इसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। कॉपर और क्रोमियम इन दोनों का एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है।
तो हम लोग साइजेस की बात करते हैं। तो तुम्हें एक रैंडम ऑर्डर पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो साइज कम होती है। ये आपने ऑर्डर आपने देखा हुआ है, हम लोग लेफ्ट टू राइट देते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे या फिर जेड इफेक्टिव देखते हैं, जैसे बोल सकते हो। प्लीज़ 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 अब वापस से आओ और मैं जहाँ तक से बोल रहा हूँ बस उसी चीज़ को सुनो, एकदम जीरो से सुनो, बिल्कुल मेरी बात सुनो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये आपका न्यूक्लियस हुआ, सबसे पहले ये शेल देखो, मैं बनाता हूँ 3D, ये बनाया मैंने 4S। लेट मी सी ये दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट। ओके फाइन, दिख रहा है। ये मैंने बनाया 3D और ये मैंने बनाया 4S। आपको पता है सबसे पहले फिल कौन सा होता है, 3D या 4S? 4S, ओके ठीक है। उसके बाद फिल कौन सा होता है, उसके बाद फिल कौन सा होता है, 3D, ओके ठीक है, यही होता है। अब सिंपल सी बात है, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, बिल्कुल सही बात है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हैं, लेकिन ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे क्या मार रहे हैं, यहाँ पे क्या मार रहे हैं, रिपल्शन मार रहे हैं, रिपल्शन मार रहे हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शील्डिंग। और न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेड इफेक्टिव। मतलब सिंपल सा बोल रहा हूँ, इन इलेक्ट्रॉन में 4s के इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का, रिपल्शन किसका लग रहा है, 3D का। ये मैंने पढ़ा रखा है, पिछला वाला रखा है, प्लीज़ पढ़ लेना। और अगर आप यहाँ तक के देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा शील्डिंग और जेड इफेक्टिव का। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि 3D के इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन बहुत घटिया करते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है 3D का वेरी पुअर होता है। तो 3D वाले रिपेल अच्छे नहीं कर रहे, रिपेल अच्छा नहीं कर रहे, रिपेल अच्छे नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ऐसे देखो 3D वाले रिपेल अच्छा नहीं कर रहे, 4s वाले अट्रैक्शन अच्छा करेंगे, न्यूक्लियस तो अच्छा अट्रैक्ट करेगा, अच्छा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। अगर 3D वाले अच्छा रिपेल करते तो साइज बड़ी हो जाती। 3D वाले रिपेल अच्छा नहीं कर रहे, अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा, अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। उस हिसाब से ये जो साइज देखो रैपिडली क्या होती है, छोटी होती जाती है। अब यहाँ पे 164, 147, 135 ये डाटा तुम्हें याद नहीं रखना है, ठीक है। क्रोमियम तक के यहाँ पे जो साइज होगी वो छोटी होती है। मैं ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम सिंपल सा बोल सकते हो, यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो होता है बेटा, जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन ज्यादा देन सिग्मा, सिग्मा से ज्यादा होगा। जो मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज ये ट्रेंड ब्रेकर होता है, ट्रेंड ब्रेकर। इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज 137, ये क्रोमियम और आयरन दोनों से ही ज्यादा होता है। इसका जो साइज होता है वो क्रोमियम से भी ज्यादा है और आयरन से भी ज्यादा है, ठीक है। नाउ अब क्या होता है यार, एक बात बताओ, मैग्नीज का कंफ्यूजन क्या होता है, 3D5, चलो ठीक है, 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3D पे 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन बेटा रिपल्शन बेकार करता है, 3D2 रिपल्शन बेकार हुआ, 3D3 रिपल्शन बेकार हुआ, 3D4 रिपल्शन बेकार। बेटा 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, अरे 3D के इलेक्ट्रॉन्स बेकार रिपल्शन करते हैं माना, लेकिन 3D1 एक बेकार किया, 3D2 बेकार किया, 3D3 बेकार किया, 3D4 बेकार किया, लेकिन 4 मिल करके थोड़ा तो बेटर करेंगे। मतलब फिर से समझ नहीं आया, देखो सुनो, 3D1 वाला बेकार रिपल्शन करता है माना, 3D2 2 बेकार मिल करके थोड़ा बेटर करेंगे, ओके। 3D3 3 बेकार मिल करके थोड़ा बेटर करेंगे, 3D4 मतलब कहने का मतलब है 4 अगर 3D4 में है, 3D4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, माना 3D की बेकार शील्डिंग होती है, लेकिन एटलीस्ट चारों मिलके थोड़ा तो बेटर शील्डिंग कर रहे होंगे, पुअर ही कर रहे हैं लेकिन थोड़ा तो कर रहे होंगे। अच्छा 3D5 3D4 से तो बेटर कर रहे होंगे। तो इसलिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, उनकी शील्डिंग थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ती जाती है। माना भाई D1 की बेकार है, D2, D3, D4, D5 कुछ तो बढ़ेगा ना रिपल्शन, तो इसलिए D6, D7, D8 यहाँ पे शील्डिंग थोड़ा सा डोमिनेट करने लगता है, थोड़ा मतलब इक्वल आने लगता है। इसलिए आयरन कोबाल्ट निकल की साइज जो होती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। तो इसमें आप बोलोगे जेड इफेक्टिव जो होता है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सिग्मा।
यहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन न्यूक्लियस का दोनों ही क्या होता है, आपस में बराबर होने लगता है। देन D8, D9, D10, अब 8, 9, 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगे तो रिपल्शन क्या होता है, थोड़ा सा डोमिनेट करने लगता है, जिसकी वजह से साइज जो होता है बढ़ने लगता है। तो देखो 125, 128, 137, मतलब साइज जो होगा वो बढ़ने लगेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है z इफेक्टिव से ज़्यादा क्या हो जाता है, सिग्मा। तो फर्स्ट केस में बेटा D1, D2, D3, D4, D5, D5 तक के D1, D2, D3, D4, तो ऑब्वियसली इनकी शील्डिंग पुअर होती है तो Z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाएगा। उसके बाद फिर D6, D7, D8, यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फिल होते जा रहे हैं तो D की शील्डिंग थोड़ी सी बेटर होने लगती है, तो इसलिए आयरन, कोबाल्ट, निकल की साइज अप्रॉक्सीमेटली क्या होती है, इक्वल। फिर आप D8, D9, D10, जब D में 9 और 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगेंगे तो साइज जो है थोड़ी सी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि रिपल्शन थोड़ा सा डोमिनेट कर जाएगा। इस तरीके से आपको ये सीरीज याद रखनी है और पूरा आपको डाटा, इस डाटा के बारे में सोचना ही मत, याद रखने का, आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए बेटा इधर देखिए, हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट जाके चले गए हम लोग, स्कैंडियम टू जिंक गए। हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है। स्कूटर, यामा, लाव, एसी, ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, टाई जरा हाफ रखो, वाह नवाब, टच, क्रिमिनल, मोस्ट वांटेड, देन मन तेरा रे, डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या हुआ, डी ब्लॉक हुआ, ठीक है, पूरा नहीं लिखना मैं। ये हमारा क्या हुआ बेटा, 3D सीरीज, ये हमारा होता है 4D सीरीज, और ये हमारा क्या होता है, 5D सीरीज, ठीक है। यही होता है 3D सीरीज और 4D सीरीज, और 3D, 4D एंड 5D सीरीज। अब तुम्हें बताओ, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या बढ़ता है, शेल्स बढ़ता है ना। तो बेसिकली अगर आप यहाँ से यहाँ आते हैं और यहाँ से यहाँ आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो बेसिकली आप क्या कहना चाहते हैं कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम क्या होता है, सबसे पहले शेल इंक्रीजेस, राइट। शेल्स बढ़ते जाएंगे तो साइज में क्या होना चाहिए, साइज शुड व्हाट बेटा, इंक्रीज, ठीक है। अगर शेल्स बढ़ते हैं तो साइज भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि लेट्स से अगर आप 3D पे हैं, 3D से आप 4D जा रहे हैं तो 4D की साइज तो बढ़ेगी, एंड 4D से आप कहाँ जा रहे हैं, 5D, तो साइज क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए थी। ये होना चाहिए था आपका एक्सपेक्टेड। बट होता क्या है, 3D is greater than, so 4D is greater than 3D, but 4D and 5D are approximately equal. ये होता है रियलिटी में, ये मतलब जिरकोनियम हाफ में इन दोनों के साथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इसकी इक्वल, इसकी इक्वल, इसकी इक्वल। 4D सीरीज और 5D सीरीज की साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, इक्वल होती है। रीजन क्यों, तो अब ऐसा बोलोगे बेटा देखो ये क्या होता है तुम्हारा, लेंथेनम होता है, इसका कन्फिगरेशन क्या होता है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये 3D1, 4D1, ये क्या होगा 5D1, बहुत बढ़िया। इसके बाद लेंथेनम के बाद क्या फिल होने चालू होते हैं, लेंथेनम के बाद क्या फिल होना चालू होता है, तो तुम बोलोगे लेंथेनम के बाद शुरू होते हैं 4F वाले, 4F, ये सब चल आता है। 4F सब चलने में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चालू हो जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4F वाले फिल होने चालू हो जाएंगे। तो सिंपल से याद रखो कि यहाँ पे ये 3D सीरीज हुआ, ये 4D सीरीज हुआ, ये 5D सीरीज। 5D सीरीज में सबसे पहले कौन सा आया, लेंथेनम आया। लेंथेनम के बाद क्या होगा, F ब्लॉक मेटल्स आने शुरू हो जाएंगे, और F ब्लॉक मेटल्स आने के बाद क्या शुरू होगा, हॉफनियम। तो बेसिकली क्या हुआ कि हॉफनियम से सबसे पहले, उससे पहले क्या आ गया, F ब्लॉक। अब होता क्या है, मैं ये फिर से मिटा रहा हूँ बेटा, कहाँ लिखूँ यार मैं, चलो ये नोट करना प्लीज, अगर आप देख रहे हैं तो इसको नोट करना। तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है,
यहाँ से जिरकोनियम से हॉफमैन गए तो साइज क्या होनी चाहिए थे, इंक्रीज होनी चाहिए थे। क्यों, शेल्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। बट ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f, एक काम करो, पुअर को वेरी पुअर करो, वेरी पुअर, ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। डी की शील्डिंग तो, एफ की शील्डिंग तो डी से भी पुअर होती है, डी से भी घटिया होती है। तो बोलोगे ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इतनी घटिया हुई, रिपल्शन इतना घटिया हुआ, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, अगर 4f वाले बेकार से रिपल्शन करेंगे तो Z इफेक्टिव क्या होगा, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ड्यू टू विच साइज डिक्रीजेस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा कि यहाँ पे टॉप टू बॉटम साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है बढ़ेगा, लेकिन होता क्या है, 4f ऑलरेडी क्या है, फिल्ड है, और 4f की क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। अगर 4f की शील्डिंग बहुत बेकार है तो साइज क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इनके बराबर आ जाते हैं। बढ़ना तो चाहिए था, शेल्स बड़े हुए तो साइज बढ़ना ही चाहिए था, लेकिन 4f की पुअर शील्डिंग थी, पुअर शील्डिंग की वजह से पुअर शील्डिंग अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से रिपल्शन नहीं कर पाए, इसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया तो अट्रैक्शन ज़्यादा करने लगा, तो साइज थोड़ी कम किया, इतनी कम किया कि जिरकोनियम और हॉफनियम, ये नायोबियम और टेक्नीशियम, इन सब की जो साइज होती है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती है, इक्वल आने लगती है। तो बट बोल सकते, बट ड्यू टू द वेरी पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, Z इफेक्टिव इंक्रीजेस, ड्यू टू विच साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो जिरकोनियम ये 160 पिकोमीटर होता है, इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हॉफमैन 159 पिकोमीटर, कुछ इस तरीके का साइज होता है, जस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल आते हैं। ठीक है, this is called lanthanoid. This is due to बोल सकते हैं lengthenoid contraction, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, lengthenoid contraction। 4f में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं उनकी शील्डिंग क्या है, बहुत पुअर है, बहुत पुअर होने की वजह से Z इफेक्टिव क्या करता है, डोमिनेट कर जाता है। Z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाएगा तो साइज क्या होगी, छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी होती है कि अप्रोक्सीमेटली शेल्स बढ़ने की वजह से साइज तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, lengthenoid contraction। तो कल के दिन अगर तुमसे पूछा जाए जिरकोनियम और हॉफनियम की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों होती है, तो इसका रीजन है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, या तो तुम बोलोगे ड्यू टू lengthenoid contraction, उसी को ही बोलते हैं 4f की पुअर शील्डिंग को ही क्या बोलते हैं, lengthenoid contraction। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक नोट करना, कोई दिक्कत होगा तो बताना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। तो फिर मैंने ये बनाया, देखो टॉप टू बॉटम 3D से 4D जाओगे तो साइज बढ़ेगी क्योंकि शेल्स बढ़ेंगे, फिर 4D टू 5D जाओगे तो शेल्स बढ़ रहे हैं लेकिन साइज नहीं बढ़ रही, क्यों, ड्यू टू lengthenoid contraction, या तो बोलोगे क्या, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, बात सेम है बट यही है। एनीवे ये होगा एक ग्राफ जो एनसीईआरटी पे दिया था, वो मैंने लिख दिया। ओके, अब ठीक है, अब आपको पता है आप टाइटेनियम से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, कॉपर, जिंक, ऐसे टाइप से कुछ जाते हो आप, जो भी अपन थोड़ा सा बोलो, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपको पता है साइजेस में क्या होते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो ठीक है, डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वॉल्यूम में फर्क पड़ता है, क्यों, साइज में चेंजेस आते हैं। लेफ्ट टू राइट, स्कैंडियम टू जिंक तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपके साइज में फर्क पड़ रहा है। साइज में फर्क पड़ना मतलब क्या, वॉल्यूम में फर्क पड़ना, लेकिन मास तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, डेंसिटी में फर्क आएगा, वॉल्यूम छोटा छोटा हो रहा है,
मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसको बोल रहे हैं दैट डिक्रीज इन मेटेलिक रेडियस कपल्ड विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास। लेफ्ट हैंड में मेटेलिक रेडियस कम हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, रिजल्ट्स इन ए जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी। थस टाइटेनियम टू कॉपर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डेंसिटी इज ऑब्जर्व। तो टाइटेनियम से कॉपर तक के एक सिग्निफिकेंट क्या बोल सकते हैं बेटा, इंक्रीज, मतलब टाइटेनियम से कॉपर तक के डेंसिटी में क्या है, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, बढ़ती ही जाती है। ये एनसीईआरटी पे लिखा हुआ था, हूबहू मैंने टेप दिया है, हूबहू मैंने तुम्हें समझा दिया है। ओके, यहाँ तक पढ़ चुके हैं या फिर नोट कीजिए, देन हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं। तब तक मैं भी कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे। चलिए बेटा यहाँ देखिए, एक मिनट जूम पे तो है, यस लॉक्ड है। एनीवे हाँ, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा क्यों होती है? सिंपल सी बात है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि 3D और 4S, 3D की पुअर शील्डिंग होती है, शील्डिंग होने की वजह से Z इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट करने की वजह से 3D और 4S में एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। अब 3D और 4S में एनर्जी गैप कम है तो 3D और 4S दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। अब 3D और 4S दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, इसका मतलब क्या है, हमें 3D के भी इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं, हमें 4S के भी इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेंगे तो मेटल और मेटल में बॉन्डिंग जो होगी क्या होगी, वो वेरी स्ट्रांग होगी। अगर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा अच्छा बॉन्ड बनेगा, और अच्छा बॉन्ड बनेगा तो उसे ब्रेक करने में ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो दैट्स वाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वही लिखा है मैंने, ड्यू टू लेस एनर्जी गैप बिटवीन 3D एंड 4S बोथ द ऑर्बिटल्स, 3D और 4S दोनों ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग रिजल्टिंग इन हायर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। हैंस इंक्रीजेज इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, विच रिजल्ट्स इन हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.2। और एक और सवाल है, वो मैं अभी लिख देता हूँ, मुझे याद है वो क्वेश्चन, वो सवाल है जस्ट इसके नीचे वाला ही सवाल है, 8.3 होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना। ठीक है, स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है, वाई जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अगर स्कैंडियम के जिंक 126 समथिंग कुछ होता है मेरे ख्याल से, मैं शायद चेक कर लेना, 126 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, बट जो भी होता है कि जिंक की लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होती है, तो सिंपल सी बात है, जिंक जो होता है 3D10 4s2 होता है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो बॉन्डिंग अच्छे से कर पाएगा क्या, ऑब्वियसली अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर बॉन्डिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा तो बेटा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो कम ही होगी ना, है ना। ड्यू टू, तो सिंपल से ड्यू टू fully filled configuration, it has lowest enthalpy of atomization। सिंपल सी बात है, अगर 3D10 4s2 है, 3D भी फिल्ड है, S भी फिल्ड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ने है नहीं, तो दूसरे एटम के साथ कहाँ से एक अच्छी मेटल बॉन्डिंग कर पाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग कर पाएगा। दैट्स वाई जिंक हैज़ लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड
टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे सिंपल से बात करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। ठीक है, फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन, ये किन किन बातों पे डिपेंड्स करता है। पहली बात, सबसे पहली बात, आयनाइजेशन एनर्जी तो किस पे डिपेंड करेगा, अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, है ना, किस पे करेगा, अट्रैक्शन, कि भाई न्यूक्लियस से कितना अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन फ्रॉम न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेड इफेक्टिव, है ना। दूसरी बात क्या बेटा, रिपल्शन, रिपल्शन फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, सिग्मा, जिसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग। अरे भाई न्यूक्लियस कितना तेजी से तुम्हें अट्रैक्ट करके रखा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा होगा तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने शील्ड कर रहे हैं, अगर ज़्यादा ही इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन कर रहे हैं तो निकालना ईजी है, अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन नहीं कर पा रहे तो निकालना मुश्किल है। और थर्ड पार्ट क्या होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है सर, अरे बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल्स है ऐसा, ये डी है, ठीक है, अब डी में लेट्स से मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी क्या करते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, ठीक है, एक इस तरफ गया, एक इस तरफ गया। अब मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, तू बोलेगा तो मेरी जगह में आके बैठ, मैं तेरी जगह में आके बैठता हूँ, वैसे सेम 1 2 के साथ एक्सचेंज किया, 1 3 के साथ एक्सचेंज किया, और एक एक्सचेंज क्या हो सकता है, 1 और 3, ये दोनों भी एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब पैरेलल स्पिन्स वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पे को एक्सचेंज करते हैं, तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाऊँ, तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होगी तो क्या आएगी, स्टेबिलिटी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 पॉसिबल एक्सचेंज, 1 2 3, लेकिन यहीं पे मैं बोल दूं कि ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज किस में पॉसिबल है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज़्यादा रिलीज होगी। अगर एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज़्यादा कंपाउंड क्या होती है, स्टेबल। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो याद रखना, एक्सचेंज एनर्जी और सिग्मा और जेड इफेक्टिव इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है। मैंने अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुन रहे होंगे, और आप इतने बड़े हो चुके हैं कि मेरी बात सुन रहे हैं तो आप इसमें नोट्स बनाना सीखिए। ये मैं लिखूंगा नहीं कि मैंने क्या बोला, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगी, एक्सचेंज एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, एक्सचेंज एनर्जी का बढ़ना मतलब क्या, एक्सचेंज होकर के एनर्जी का क्या सिस्टम से बाहर जाना, एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी आएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है, यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ की ज़्यादा है, ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, ये इसमें कम एक्सचेंज है, कम स्टेबल है तो इजली इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला जा सकता है एज कम्पेयर टू इससे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और कुछ हम लोग बातें पढ़ लेते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ फिर हम लोग उसके बारे में ध्यान देते हैं। एनीवे इससे पहले आप एक चीज़ लिख लेना, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, आयनाइजेशन एनर्जी वो लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीज करता है। जनरली मतलब जनरलाइज कर नहीं सकते, मतलब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही करता है, कह सकता हूँ इसको, ऐसे लिख लो जनरली, ठीक है ऐसे ही लिखते हैं। लो इसके बारे में प्रॉपर क्या
क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी का डाटा भी देखेंगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में, चलो लिख ही दो यार, जनरल इंक्रीज है, लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीजेस। देखो आप अगर एनसीईआरटी की देखें, एनसीईआरटी का डाटा देखेंगे ना आयनाइजेशन एनर्जी का, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का, तो उसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं, ठीक है, आगे पीछे थोड़ी बहुत वेरिएशन, बट नॉर्मल अगर आप इस लेफ्ट टू राइट जाकर देखेंगे ना तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होती है। थोड़े बहुत ऊपर नीचे वेरिएशंस तो हैं ही सब में, बिकॉज यार जेड इफेक्टिव और सिग्मा के बीच में आपको पता है रिलेशन जो है लेफ्ट राइट में ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी में 1-2 यूनिट का फर्क तो हर जगह दिखता ही है, 10-12 का भी दिखता है, बट ठीक है आप देख लेना। बट जनरली बोलोगे तो लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि लेफ्ट राइट जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज ही होता है। एनीवे यहाँ तक लिखो, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ठीक है बेटा, देखना यहाँ पे हमें क्या कंपेयर करना है, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी Mn प्लस Cr प्लस, कैसे करते हैं देखो, ठीक है, जो मैग्नीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, ये होता है मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन। अब Mn पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 3d5 4s1, ये होगा। जो Cr होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, तो Cr पॉजिटिव हो जाएगा 3d5 4s0। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे वो वैलेंस शेल से निकलेंगे, तो यहाँ से निकलेगा एंड यहाँ पे मैग्नीज में यहाँ से बाहर निकलेगा, राइट, 4s से बाहर निकलेगा, वैलेंस शेल से निकलेगा। अब यहाँ से अब देखो कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी, मुझे कंपेयर करना है Mn पॉजिटिव में और Cr पॉजिटिव में, तो Cr पॉजिटिव और Mn पॉजिटिव में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये जो है 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और ये है 3d5 है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको समझ में आ रहा होगा, ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, राइट। और ये जो है S1 बेटा, अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर दे तो Mn क्या बन जाएगा 3d5, और 3d5 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये तो चाहेगा ही ना कि अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, उस हिसाब से ये ऑलरेडी स्टेबल है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी स्टेबल वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होता है एज कम्पेयर टू अनस्टेबल वाले में से। तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो Cr प्लस की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू Mn प्लस से। आप यहाँ तक लिख लो, कहाँ गया मेरा, यहाँ होपफुली आपने लिख लिया होगा, मैं बता देता हूँ इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं Mn+2 की। Mn+2 तो आपको पता है 3d5 होगा 4s0, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, Mn+2 हो गया बेटा, है ना। अब ये Fe जो होता है, Fe क्या होता है 26, 3d6 4s2, तो Fe+2 जो होगा वो क्या होगा 3d6 4s0, ठीक है। अब बात बताओ, अब अपन Mn+2 या Fe+2 किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है, तो सिंपल सा बात दिख रहा होगा कि Mn+2 जो होता है 3d5 है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ये जो है Fe+2 ये 3d6 में है, ये हाफ फिल्ड तो है नहीं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो Mn+2 की ज़्यादा होगी, किससे Fe+2 से। Mn+2 में रहना पसंद करेगा, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और Fe+2 में रहना पसंद, Fe+2 से ज़्यादा +3 में रहना पसंद करेगा, क्यों, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं। एनसीईआरटी मैंने पढ़ रखा है और तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन आप फिर भी रीड करना चाहेंगे तो आप एक बार रीड कर सकते हैं। उनमें कई सारे डाटाज होते हैं, उनके वैल्यूज ऊपर नीचे होती है, उसने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक ब्रीफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते दिख रहे थे, इस वजह से मैंने नहीं पढ़ाया। अगर आप चाहते हैं तो एक बार आप रीड कर सकते हैं। एनीवे इतना मैंने जितना आयनाइजेशन एनर्जी का पढ़ाया मुझे तो लगता है ये सफिशिएंट है,
और ये सफिशिएंट है, डोंट वरी। बट स्टिल आप चाहें तो एक बार रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, बट एक ब्रीफ के लिए। एनीवे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो मैं लिख लेता हूँ, देन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। तो ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये डी ब्लॉक के कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो मैंने एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इतना आपको याद नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखना, स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखिए, सिर्फ स्कैंडियम ऐसा होता है जो +3 में एग्जिस्ट करता है, तुम तो सिंपल सा पता नहीं देखो। और एक जिंक होता है, पहले नहीं बताता मैं। स्कैंडियम एंड जिंक, इन दोनों के ही ऐसा एलिमेंट पूरे 3D सीरीज में सिर्फ यही दोनों ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिंक वाला क्या करता है +2, और स्कैंडियम वाला क्या करता है +3। आपको तो ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि स्कैंडियम से मैग्नीज, यहाँ पे देखो ये +3, ये जो सर्कल किया हुआ है ये इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, ठीक है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। तो यहाँ देखो स्कैंडियम टू मैग्नीज, फर्स्ट हाफ में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, दिख रहा है, यहाँ पे +3 स्टेबल है, यहाँ पे +4 स्टेबल है, यहाँ पे +5 स्टेबल है, यहाँ पे +6 स्टेबल है। मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन पूरे 3D सीरीज में, कौन सा +7। यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आपको ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले शो स्टेबल होंगे। और एक और बात याद रख सकते हो बेटा, ये स्कैंडियम वाला क्या होता है ग्रुप 3, ये क्या होगा ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। तो ये आगे का जगह पढ़ेंगे, बट स्टिल ग्रुप 3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ग्रुप 4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ग्रुप 5 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ग्रुप 6 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ग्रुप 7 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर मैग्नीज की बात करोगे तो ये ट्रिक्स फॉलो नहीं होती। अगर मैं बोलूँ ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12, तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं होती। तो यहाँ देखना, Fe जो है +2 +3 शो करता है, +4 भी शो करता है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का +2 +3 होता है, कोबाल्ट का भी +2 +3 होता है, निकल +2 में स्टेबल होता है, कॉपर +2 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। जिंक का जो होता है वो +2 शो, कॉपर भी +1 +2 शो करता है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। जिंक का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +2। ये मैंने सर्कल किया हुआ बेटा, 2 सेकंड देना। राइट, फाइन, ये मैंने एनसीईआरटी से टेपा हुआ था तो मैंने ये लिख दिया। इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन है, आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, 3D सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है +7 मैग्नीज, और स्कैंडियम और जिंक ये दोनों इकलौते हैं जो कि ये 2 एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज के जो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक ही शो करते हैं। जिंक वाला +2 शो करता है, स्कैंडियम वाला +3 शो करता है। वैसे ये जरूरत नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ। स्कैंडियम का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 3D1 4s2। तो स्कैंडियम क्या चाहेगा बेटा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दे, ठीक है। आई एम सो सॉरी गाइस, वो कैमरा बंद हो गया था मेरा, तो इसलिए मैं फिर से बना देता हूँ। मैं ये कह रहा था, स्कैंडियम जो होता है, सॉरी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट। रीजन भी आपको जानने की जरूरत नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ मैं, ये होता है 3D1 4s2, ठीक है। तो स्कैंडियम के क्या पास ऑप्शन क्या है यार, ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ना स्कैंडियम। अगर तीनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो स्कैंडियम क्या हो जाएगा p6 हो जाएगा, 3p6, और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये +1 शो करके भी 4s1, +2 शो करके भी 3d1, तो एक काम करे +3 ही शो कर दे। फिर से बोलो, +1 शो करके भी 4s1, +2 शो करके भी 3d1, तो उससे बेटर क्या है +3 शो करे, तीनों को बाहर निकाल दे, है ना। जिंक जो है, जिंक इसका जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। तो अगर ये जिंक +2 के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है तो ये क्या बनाएगा 3d10, जो कि एक होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो क्या बनाएगा d10, वो भी 3d10। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, हम लोग उसको पढ़ते हैं, ओके, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो पहला चीज ये है कि नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट
which does not show variable ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जो कि वेरिएबल ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो सिंपल सी बात है बेटा, दो लोग हैं स्कैंडियम एंड जिंक जो कि जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है और जिंक सिर्फ और सिर्फ +2 शो करता है। लेकिन जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इस वजह से आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्कैंडियम। ठीक है, आप इसको याद रखना, स्कैंडियम ही आंसर होगा। लेकिन अगर बोला जाता नेम अ एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर दो होते हैं। कौन कौन से, स्कैंडियम एंड जिंक। उसने नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बोल के मैंने जिंक लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मैग्नीज शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, अगर मैग्नीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर पाता है, तो इसका सिंपल सा रीजन है बेटा, रीजन Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s2। अब यहां देखना, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कौन से हो रहे हैं, 7। ठीक है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर सकता है। मैग्नीज के बाद जो होती है ना, वो पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है, और पेयरिंग होने की वजह से वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ज़्यादा वो लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर पाते। लेकिन मैग्नीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, जो कि क्या है 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 5 ही है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, वो कितने होंगे 7। क्यों, बिकॉज बेटा क्योंकि 3d5 और 4s के बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है, तो दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। Mn के बाद पेयरिंग वगैरह शुरू हो जाती है तो उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है। लेकिन मैक्सिमम को शो करेगा, Mn शो करेगा ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन 3d5 एंड 4s2। यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बोल देता हूँ, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर देता है। Mn +7 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंजेस सिर्फ और सिर्फ Mn ही कर पाता है। ठीक है, तो यहां पे हमने ये पढ़ लिया। एक चीज दी हुई है एनसीईआरटी में जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्रोमियम बेटा +6 शो करता है, मॉलिब्डेनम भी +6 शो करता है, टंगस्टन भी +6 शो करता है। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन ये सारे जो होते हैं एक ही ग्रुप के होते हैं। इनमें अगर हम लोग स्टेबिलिटी कंपेयर करें, स्टेबिलिटी, तो हम लोग बोलेंगे कि टंगस्टन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन मॉलिब्डेनम, देन क्रोमियम। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें इसे याद रखना है। मॉलिब्डेनम वाले, सॉरी टंगस्टन वाले मॉलिब्डेनम से ज्यादा होते हैं, मॉलिब्डेनम वाले क्रोमियम से ज्यादा होते हैं। एनीवे है ना, एक कुछ, अब तुम बात करोगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना, तो यहाँ पे टर्म दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो पॉसिबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ लिगेंड is capable of pi acceptor, लोअर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल होता है इफ लिगेंड इज कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टिंग, ये बोल सकते हो। मतलब बेटा देखो, NiCO4 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होता है, राइट। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यार 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तो चार्जेस होते हैं, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, इसमें तो चार्ज ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है जब चार्ज ही नहीं है? तो इसका रीजन ये है,
निकल जो होता है, निकल कार्बन CO, अगर ये सिग्मा डोनेट कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप है, अगर सिग्मा डोनेट कर रहा है तो ये क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये जो बोला गया है, इफ लिगेंड इज केपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टिंग, मतलब पाई एक्सेप्ट विथ सिग्मा डोनेटिंग, ये सिग्मा डोनेट करने के साथ साथ वो पाई एक्सेप्ट भी करने के काबिल हो तो लोअर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन में। अगर आप लोग ने पढ़ रखा हुआ है तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग में थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर कोई लिगेंड आपका सिग्मा डोनेट करता है और पाई एक्सेप्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। फिर तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट तो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, कैटायन एग्जिस्ट करता है, समझ में आता है, कैटायन एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें तो चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज है, फिर भी ये क्यों एक्सेप्ट कर एग्जिस्ट कर रहा है, रीजन बेइंग ये क्या है, इसमें क्या हो रही है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ऐसे बोले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो पॉसिबल इफ लिगेंड इज केपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टिंग विद सिग्मा डोनेटिंग, पाई एक्सेप्ट कर पाए प्लस सिग्मा डोनेट भी कर पाए। तो आज काफ़ी रात हो गया है, 3 बजे है रात के, तो मैं आज इसी लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे बताना, एंड अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और आप पढ़ते हैं तो थैंक यू सो मच, बिकॉज आपके पास और भी ऑप्शन है, बट स्टिल आप मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अगले लेक्चर पे मिलते हैं। ओके, टेक केयर।